नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। ये है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं गवर्नर के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले गवर्नर से रिलेटेड हम 2 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना, जिसमें हमने गवर्नर क्या होता है, उसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, उसकी सेवा शर्तें वगैरह क्या होते हैं, इनके बारे में देख लिया है। साथ ही साथ जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने गवर्नर की शक्तियों के बारे में भी देख लिया है। शक्तियां जैसे कि हमने उसमें वित्तीय शक्तियां देखी थी, कार्यकारी शक्तियां देखी थी, ठीक है। और जैसे बहुत सारी और शक्तियां, न्यायिक शक्तियां देखी थी हमने, क्षमा की शक्तियां देखी थी और राष्ट्रपति से उसकी तुलना भी की थी। आज का जो लेक्चर होने वाला 3, इसमें आज हम शुरू करेंगे अध्यादेश बनाने की शक्ति से लेकर और आगे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम शुरू करेंगे अध्यादेश बनाने की शक्ति। देखो, ये नया हम थोड़ा सा एक इनोवेशन लेके आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे, ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा हो और अगर ये तरीका अच्छा लगे आपको, तो आप बताना। होता क्या है, अगर मैं लिख के पढ़ाऊंगा तो ग्रास्प करने का थोड़ा टाइम आपको मिलेगा, है ना, उससे चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो ये तरीका, तो फिर बताना, फिर इस तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। नहीं, अपना पीडीएफ वाला तरीका कंटिन्यू रख लेंगे। आपको जैसा भी अच्छा लगे बताना एक बार, है ना, कमेंट बॉक्स में। चले, अध्यादेश की शक्ति देखो। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति कौन से अनुच्छेद में थी? कौन से अनुच्छेद में थी? तो आपको होगा सर, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति तो जी आर्टिकल 123 में थी। तो राज्यपाल की किस में है? मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपति 1 2 3 करके अध्यादेश बना देते, लो जी 1 2 3 करके कानून बन गया। राज्यपाल क्या करेंगे? ये 2 1 3 करेंगे। क्या करेंगे? 2 1 3। तो अनुच्छेद 213 2 1 3 जो है, इसमें अध्यादेश बनाने की शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति की बताया गया है, ठीक है। 213 में अध्यादेश बनाने की शक्तियों के बारे में बात यहां पर की गई है। अध्यादेश कौन सी परिस्थिति में जारी कर सकते हैं? तो अध्यादेश बनाने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, यानी शर्तें अगर हम देखें तो अध्यादेश के लिए 2 शर्तें होना जरूरी है। पहली शर्त तो क्या है? राज्यपाल को यह लग जाए कि ऐसी परिस्थितियां आ गई है जिसके लिए तात्कालिक रूप से काम करना जरूरी है, यानी तात्कालिक रूप से आवश्यक अगर हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां आ गई कि अब जल्दी से जल्दी कानून बनाना है, हम जो है वो विधानसभा से पारित करवा के कानून बनाने जितना हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी हम कानून बना लें। एक कंडीशन तो ये वाली हो सकती है। दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए कि विधानसभा ही अभी सत्र में नहीं है, जैसे कि विधानसभा वगैरह है, ये विधानसभा सत्र में ही नहीं हो, और जहां पर द्विसदन है ना, यानी जहां पर द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी विधान परिषद भी है, वहां पर कोई एक जो है वो सत्र में नहीं हो, तो उस टाइम पर भी अध्यादेश जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब देखो, अध्यादेश बनाने की शक्तियों में अब हम कंपेरिजन कर सकते हैं। देखो, बनाया कब जाएगा? या तो तात्कालिक रूप से आवश्यक है। अच्छा, तात्कालिक रूप से आवश्यक है, ये भी तभी लागू होगा जब विधानसभा जो है वो सत्र में नहीं हो, ठीक है। अगर विधानसभा सत्र में हो और फिर अध्यादेश जारी करना, ये अध्यादेश जारी करना ये अवैध होगा। क्या होगा? ऐसा अध्यादेश अवैध माना जाएगा जब विधानसभा सत्र में हो। अब देखो, एक तरफ राज्यपाल की हम लिख लेते हैं शक्ति और एक तरफ लिख लेते हैं हम राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस एक बार हम करके देख लेते हैं कि इनके बीच में मोटा मोटा डिफरेंस क्या आ जाता है। देखो, राज्यपाल, हम पहले अगर राष्ट्रपति देखें तो राष्ट्रपति अध्यादेश कब बना सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश बना पाएगा जब संसद के दोनों सत्र में से कोई एक सत्र, या तो दोनों सत्र यानी संसद सत्र में ना हो, यानी इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा ये दोनों ही ना हो, या ऐसा हो कि कोई एक सदन जो है वो सत्र में हो, तब भी राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश लेकर आएंगे। दोनों में से एक भी सदन अगर सत्र में नहीं है तो अध्यादेश ला सकते हैं, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। पर राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल देखो, विधानसभा अगर सत्र में नहीं है ना, तो ये कानून बना सकते हैं। और जहां पर द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय विधानमंडल जहां पर है,
यानी जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, उस जगह पर क्या होगा, मान लीजिए एक भी सदन सत्र में नहीं है, तो फिर उस टाइम पे वो कानून बना सकते हैं, यानी अध्यादेश वो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं, पेन हम अपना चेंज कर लेंगे। चलिए अगला, वो अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब उसको ऐसा लग जाए कि ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसमें तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता हो। राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए अगर कि तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता है, क्या है, तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता है, तब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। सेम टू सेम जो है वो ये भी कर सकते हैं राज्यपाल भी, कि तात्कालिक अगर कार्यवाही की आवश्यकता है तो फिर ये भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तात्कालिक कार्यवाही जो है ये भी होना जरूरी है कि भाई तात्कालिक ऐसी सिचुएशन ही आ गई कि अभी जो है वो अध्यादेश करना जारी है। ठीक है, और इनके बीच में अध्यादेश बनाने की शक्तियों में और क्या डिफरेंस है, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश बनाने की शक्ति है वो संसद की विधायी शक्तियों के समान है ना, संसद की विधायी शक्ति के समतुल्य है ये। इसका मतलब क्या होगा, जिन सब्जेक्ट्स पर संसद कानून बना सकते हैं ना, उन्हीं सब्जेक्ट पर यहां पर राष्ट्रपति भी कानून बना सकते हैं, है ना। जिन सब्जेक्ट पर संसद कानून बनाएंगी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर यानी उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये इसकी हो गई। ठीक, अगला, गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर जो विधान परिषद या हम कहें कि विधानमंडल, सॉरी विधान परिषद नहीं, विधानमंडल जिन विधायी शक्तियों जिन विषयों पर कानून बना सकते हैं ना, उन पे ऊपर ये कानून बना सकते हैं। यानी गवर्नर की जो शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, वो किसके समतुल्य है, वो विधानमंडल के समतुल्य है। समतुल्य मतलब जितनी शक्ति एक संसद या विधानमंडल के कानून बनाए हुए होती है, उतनी राष्ट्रपति और गवर्नर के अध्यादेश की होती है, उतनी ही शक्ति। बस सिर्फ और सिर्फ इनमें समय का अंतर होता है ना, क्योंकि अध्यादेश जो है वो 6 महीने और फिर हम कह सकते हैं कि 1.5 महीने और ऐसा होता है ना, यानी 6 महीने और 6 हफ्ते मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड इतना ही हो सकता है। पर अगर हम देखें तो संसद की जो कानून होता है उसका ऐसा सिस्टम नहीं होता, तो इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ये संसद की विधायी शक्ति के समतुल्य है, ये ऐसा स्टेटमेंट सीधा का सीधा यूपीएससी बना सकती है। ठीक है, अगला देखो, ये राष्ट्रपति जो हैं, यहां हम वापस सेम वही, यहां पर राष्ट्रपति हैं और इधर जो है वो राज्यपाल है। तो राष्ट्रपति जो भी कानून बनाएंगे उनकी शक्ति जो है वो क्या होगी, इनका प्रभाव जो है संसद के अधिनियम के समान होगा। प्रभाव व शक्ति संसद के कानून के समान ही होता है, और इनका जो है इनका जो प्रभाव और शक्ति कितनी कैसे होगी, विधानमंडल के कानून के समान। जितना विधानमंडल का कानून है उस कानून के, विधानमंडल के कानून के समान ही इनकी भी शक्ति होती है। ठीक है, चलिए ये भी देखिए, राष्ट्रपति जो है वो कभी भी अपना अध्यादेश जो है वो वापस ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं ये। अच्छा, याद रखना एक चीज, अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये अध्यादेश गवर्नमेंट की सिफारिश पे ही अध्यादेश जारी करते हैं, अपने मन से अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। सेम इनका भी है, जब चाहे तब ये भी वापस ले सकते हैं, जब इनका मन करे तब ले सकते हैं, यानी जब सरकार इनको कह दे तब ऐसे ये वापस कर सकते हैं। यानी हम कहें कि क्या ये विवेकाधीन शक्ति है, तो ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल इसमें अपने मन से काम नहीं करेंगे, ये काम किसके मन से करेंगे, सरकार के मन से करेंगे। सरकार जो कहेगी ना ये उनको वही करना पड़ेगा। सरकार कहे दिन तो दिन, सरकार कहे रात तो रात वाली बात इनमें लागू होगी। ठीक है, देखो अगर राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया है तो मतलब सिंपल सी बात है कि संसद अभी सत्र में नहीं है, तो जब संसद सत्र में आएगी उस वक्त क्या होगा, संसद के समक्ष रखना होगा इनको। क्या रखना होगा, संसद के समक्ष, और इनको क्या रखना होगा, विधानमंडल के या विधान परिषद के समक्ष इनको रखना पड़ेगा, इनके सामने ये रखना पड़ेगा अध्यादेश को। ठीक है, अब इनको देखना, जब
बैठ गई है संसद की सत्र या विधानमंडल का सत्र आ गया है, तो अब 6 हफ्ते के भीतर भीतर, कितने हफ्ते, 6 हफ्ते के भीतर भीतर इनको अब ये पास करवाना होगा। अगर 6 हफ्ते के भीतर भीतर ये पास नहीं होता तो फिर लैप्स हो जाएगा, ये यानी समाप्त हो जाता है। कोई भी जो अध्यादेश है उसको 6 महीने, तो वो 6 महीने तक तो वो जारी रहता है, और जब संसद या विधानमंडल का सत्र बैठ जाता है उसके 6 हफ्ते के भीतर भीतर उसे पास करवाना होता है। अगर ये पास नहीं हुआ तो समाप्त हो गया, अगर पास हो गया तो ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब देखो 6 महीने और 6 हफ्ते, तो अब कहे कि टोटल कानून की इसकी अवधि कितनी हो गई, अध्यादेश की टोटल अवधि इसकी हो गई 6 मंथ प्लस 6 वीक, है ना, 6 महीने 6 हफ्ते जो है इसकी टोटल, यानी टोटल 7.5 महीने जो है इसकी समयावधि एक अध्यादेश की हो सकती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इस चीज के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो राष्ट्रपति जो होते हैं ना, राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने के लिए किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। निर्देश की आवश्यकता का मतलब ये होगा सरकार से तो निर्देश मिलेंगे ही मिलेंगे, बट कोई और ऐसा निर्देश नहीं दे सकता। बट राज्यपाल जो होते हैं ना, राज्यपाल को 3 मामले अगर आ जाएं, 3 मामलों में राष्ट्रपति से निर्देश लेना पड़ता है। 3 मामलों से संबंधित अगर कोई आपको विधेयक बनाना है, माफ कीजिएगा, अगर कोई आपको 3 मामलों के संबंध में कोई अध्यादेश जारी करना है, तो फिर उन 3 मामलों में राष्ट्रपति से इनको सलाह लेनी पड़ेगी, निर्देश लेना पड़ेगा राज्यपाल को। कौन कौन से है वो? फर्स्ट वन, पहला आ जाता है, अगर वो विधेयक जो है राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए सुरक्षित है ना, यानी उस मामलों से संबंधित विधेयक जो है, यानी मान लीजिए कोई एक ये कानून लेके आ रहे हैं, मान लीजिए कि ये कानून लेके आ रहे हैं 3 तलाक पर, या हम कह सकते हैं समान न्याय संहिता पर लेके आ रहे हैं। कोई राज्य है वो समान न्याय संहिता पर कोई कानून लेकर आने वाला है, ठीक है, और ऐसा कानून जो लेके आने वाला है वो कानून ऑलरेडी वहां की विधानसभा जो है वो लेके आई है, और उस विधानसभा के कानून को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख दिया। ठीक है, अब सेम मामले में ही, इस सेम मामले पर ही अब राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करते हैं सेम मामले पर ही, तो अब किससे पूछना पड़ेगा? अब इनको राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा कि महाराज ये मामला जो आपके समक्ष विचाराधीन है, इस मामले पर क्या हम कोई कानून बना सकते हैं या हम अध्यादेश जारी कर सकते हैं? पहला केस हो गया। सेकंड केस में आ जाते हैं, ठीक है। अगला, कोई ऐसा विधेयक हो, ऐसा विधेयक का मामला हो जिन मामलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना जरूरी ही है, जैसे कि हाईकोर्ट की शक्ति को अगर कम करने वाला कोई मामला हुआ ना, तो ऐसे मामले को राष्ट्रपति की विचार के लिए सुरक्षित रखना कंपलसरी है वहां के गवर्नर के लिए। तो ऐसा कोई मामला आया, यहां हम कह सकते हैं कि अंतरराज्य व्यापार वाणिज्य, इसमें कोई बाधा पहुंचाता हो, ऐसा कोई कानून हो, तो ऐसे कानून या ऐसे विधेयक से संबंधित, ऐसे अध्यादेश से संबंधित जो है पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी क्या हम ये अध्यादेश जारी कर दें कि नहीं कर दें। समझ में आ रही है आपको बात? चलो अगला यहां लिख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या आ गई? ये इतना हो गया। थर्ड कंडीशन में आ जाती है, ऐसा कोई मामला जो राज्य विधानमंडल का, ऐसा कोई अधिनियम जिसमें प्रावधान सेम हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो प्रावधान अधूरा हो जाए, वो अवैध हो जाए। यानी ऐसा कोई मामला जिसमें राष्ट्रपति की, हम कह सकते हैं कि सहमति या सलाह आवश्यक ही है। ऐसा अगर कोई मामला हुआ तो ऐसे मामले में भी गवर्नर को अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया इनके बीच में अध्यादेश बनाने की शक्ति के संबंध में कैसे कैसे इनमें डिफरेंस है। एक टॉपिक हमने जब राष्ट्रपति का पढ़ा था तो हमने देखा था वीटो शक्तियां।
क्या पढ़ा था हमने? वीटो शक्तियां। पूरे वर्ल्ड में टोटल 4 प्रकार के वीटो होते हैं। कितने प्रकार के वीटो होते हैं? 4 प्रकार है। उनमें से 3 प्रकार के अपने यहाँ हैं। एक है निलंबनकारी, ठीक है। सेकंड वन कौन सा था? अत्यांतिक। और थर्ड वन कौन सा था? पॉकेट वीटो। ये 3 वीटो जो है वो हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो वीटो शक्तियों का कंपेरिजन कर लेते हैं कि फिर राज्यपाल के पास में कौन कौन सी शक्तियों के मामले में वीटो शक्तियां हैं, ये हम देख लेते हैं कि इनकी वीटो शक्तियां और राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण विधेयक के संबंध में कि अगर साधारण विधेयक हैं तो फिर साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में कैसे वीटो शक्तियों में अंतर आ जाता है, ठीक है। देखो, कोई भी साधारण विधेयक होगा, हम देख रहे हैं साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक क्या होगा? संसद से पारित हो गया, यानी संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। अब ये कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। भाई राष्ट्रपति की सहमति मिलेगी तभी तो अब ये पारित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं कि वो जो है वो इसके ऊपर सहमति दे सकते हैं या सहमति रोक सकते हैं, है ना। ये सारे वीटो शक्तियां उनके पास हैं। तो अब ये साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति क्या करते थे? जो हमें ऑलरेडी बताया कि सहमति दे सकते हैं कि भैया सहमति दे दी। दूसरा हो सकता है कि सहमति रोक दी तो कानून नहीं बनेगा, लैप्स हो जाएगा, और सहमति दे दी तो कानून बन जाएगा, ठीक है। अगला, अगर ऐसा हुआ तो वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था। भाई साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था, पुनर्विचार के लिए वो लौटा सकता था संसद को। और संसद अगर पुनर्विचार के बाद में सेम या कोई संशोधन करके भेजे तो इस बार राष्ट्रपति को उसे पारित करना, उस पर अपनी सहमति देना बाध्यकारी था कि नहीं था? ठीक है। सेम ऐसा अगर राज्यपाल में हम देखें तो राज्यपाल के मामले में भी सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है, ठीक है ना, कि विधानसभा जो है वो विधानमंडल जो है, विधानसभा विधान परिषद दोनों पारित कर दे। अब ये जाएगा कहां? राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या कर सकते हैं? सहमति दे देंगे, सेम टू सेम ऐसे ही, तो कानून बन जाएगा। सहमति नहीं देंगे तो लैप्स हो जाएगा, या फिर वो पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं कि भैया विधानमंडल साहब इसके ऊपर जो है पुनर्विचार आप करो। और पुनर्विचार एक बार पुनर्विचार करने के बाद में अगर वैसा का वैसा वापस लौटा दे तो फिर वो पारित करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो यहां पर क्या होती है? निलंबनकारी वीटो। ये कौन सा वीटो होता है? ये निलंबनकारी वीटो। ये तो होता है कि निलंबन कर दिया साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से निलंबन कर दिया जाता है वीटो का, इसलिए ये निलंबनकारी वीटो हो गया, ठीक है। ये हमने देख लिया। चलो अगला अगर हम देखें, देखो राष्ट्रपति के पास तो ये 3 ऑप्शन ही होते हैं कि सहमति देगा, सहमति रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब राज्यपाल के पास यहां पर एक और शक्ति आ जाती है, 4th पावर और आ जाती है। वह ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है कि राष्ट्रपति से भैया मैं सहमति लूंगा या राष्ट्रपति से परामर्श करूंगा। इस वाले मामले में राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? सेम ऐसे की ऐसी पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, बस ऐसी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति हो सकती है, ठीक है। ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख लिया गया। और यह विधेयक आ गया किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में आ गया। अब राष्ट्रपति कैसे कर सकते हैं? इस विधेयक पर जो राज्य का विधेयक है, यानी विधानमंडल का, ये संसद वाला नहीं है, समझना इसमें थोड़ा सा, राज्य विधानमंडल का कोई विधेयक है, वो राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने बोला कि मैं राष्ट्रपति से इसमें सवाल पूछूंगा या राष्ट्रपति की सलाह के लिए मैं सुरक्षित रख रहा हूं, तो राष्ट्रपति के लिए वो सुरक्षित रख लेते हैं अनुच्छेद 201 में। किसमें? अनुच्छेद 201 में वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। अब राष्ट्रपति के पास पावर क्या आ जाते हैं? राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकते हैं, सहमति नहीं भी दे सकते हैं, यहां पर पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं
साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक के मामले में उसे पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है ना। धन विधेयक होता तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता था, ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब ये मामला किसके पास जाएगा? राज्य विधानमंडल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राज्य विधानमंडल के पास। अब राज्य विधानमंडल जो है वो पुनर्विचार राज्य विधानमंडल ने कर लिया, कुछ संशोधन कर दिए या बोला कि हम कोई संशोधन नहीं करेंगे, ये मामला वापस किसके पास आ गया? ये मामला वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास में। तो देखो नॉर्मल क्या होता था कि राष्ट्रपति को अब सहमति देना बाध्यकारी है, पर नहीं, यह राज्य का विधेयक है, इसलिए राष्ट्रपति बाध्यकारी, अब राष्ट्रपति के ऊपर अभी भी बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति से अभी भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, समझ रहे? अगर ये विधेयक संसद का होता तो राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद में इसे सहमति देना जरूरी होता, बट ये मामला किसका है? राज्य विधानमंडल का है, इसलिए राष्ट्रपति को इसमें अभी सहमति देना बाध्यकारी नहीं है। समझ गया आप बात? ठीक है, चलिए। और एक बार देखना, एक बार यहां पर एक बात याद रखना है, राज्यपाल ने एक बार अगर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया ना, तो अब इस पे सारा का सारा पावर किसका पास आ जाता है? राष्ट्रपति के पास में ही आ जाता है। अब राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता फिर से नहीं होती। अगर राष्ट्रपति ने सहमति दे दी तो फिर वो सहमति मानी जाएगी, अब अलग से राज्यपाल की सहमति की जरूरी इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, और अगर मान लीजिए धन विधेयक है, अगली स्लाइड आ जाते हैं, धन विधेयक वाला मामला आ जाए, तो धन विधेयक में राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं? धन विधेयक में राज्यपाल कर सकते हैं कि भैया एक तो सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं। क्या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते, पुनर्विचार के लिए वो नहीं भेज सकते हैं। वो सहमति या तो देंगे या तो सहमति रोक लेंगे, ठीक है, इतना ही काम कर सकते हैं वो, और काम नहीं कर सकते, इसके सिवा वो और कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो चाहे तो यहां पर देखो राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है, यानी धन विधेयक को भी वो राष्ट्रपति के विचार के लिए तो सुरक्षित रख ही सकता है, बट पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, जैसे राज्यपाल नहीं भेज सकते। तो ये वाली आपको बात याद रखनी है। राष्ट्रपति भी देखो, अगर ये राष्ट्रपति विचार के लिए सुरक्षित रख लिया और ये मामला राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति अब इसे पुनर्विचार के लिए तो नहीं भेजेंगे, राष्ट्रपति उस पर सहमति देंगे, है ना, या फिर सहमति को रोक सकते हैं, पर वो पुनर्विचार के लिए वापस कभी भी नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखना। अब देखो एक क्वेश्चन है 2000 का, यूपीएससी 2000 का एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में बता दूं कि धन विधेयक के मामले में कौन से कथन सत्य हैं? धन विधेयक, इसके मामले में कौन से कथन सत्य है? पहला है, धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी पहला स्टेटमेंट है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, धन विधेयक है या नहीं निर्णय लेने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। थर्ड वन इज, राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस भेजना होगा, है ना, 14 दिन के भीतर जो है वो राज्यसभा भेजेगी, ये थर्ड स्टेटमेंट है। और फोर्थ स्टेटमेंट इज, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। बताओ कौन सा कथन इसमें सही है? बताओ, सोचो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसे कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, अगर ये भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत गलत बात है। बताओ कौन सा इसमें से कह रहे हैं कि गलत है, इसमें से कौन सा गलत है? इसमें हमें गलत चूज करना है ना, इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट है वो चूज करना। बताओ कौन सा है? बताओ। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, और राज्यों के मामलों में विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। धन विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष का ही निर्णय चलता है, वो कह देगा कि ये धन विधेयक है तो वो धन विधेयक है, और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर ही वापस इसे भेजना पड़ेगा।
ठीक है, और पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो है इसे नहीं लौटा सकते, है ना, वो रोक सकते हैं पर वापस नहीं लौटा सकते हैं। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है, चलिए चलो आगे आ जाते हैं। आगे है राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियां और उसकी विवेकाधीन शक्तियां। यहां पर क्या क्या आ जाती है, क्या क्या विवेकाधीन शक्तियां हैं। राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति जो निर्देश देते हैं वो तो इसको पूरा करना ही होता है, और राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की जो परिषद है उसके नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है उसके सलाह से भी इसको काम करना पड़ता है। बट कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों से भी काम करते हैं। एक तो देखो अनुच्छेद ऐसा हो गया कि जैसे कि एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया नागालैंड, एक हो गया हम देख सकते हैं कि आसाम, एक मणिपुर, सिक्किम, ये वाले जो स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, इनके राज्यपाल जो होते हैं ना, इनको विशेष शक्तियां यहां पर दी जाती है कानून और व्यवस्था से संबंध में। इनके पास विशेष शक्तियां होती है, ये इनकी विवेकाधीन शक्तियां होते हैं। इन वाले शक्तियों के मामले में उनको किसी राष्ट्रपति या उसकी जरूरत नहीं है। इन शक्तियों के मामले में वो खुद से निर्णय यहां पर ले सकते हैं। तो यहां पर एक ये कुछ इसकी विवेकाधीन शक्तियां हो जाती है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे हम देख सकते हैं यहां पर राज्यपाल और उपराज्यपाल। सर आप तो कह रहे थे लेक्चर के स्टार्टिंग में कि उपराज्यपाल जैसा कोई पद होता ही नहीं है। अच्छा देखो, राज्यों में उपराज्यपाल नहीं होता, पर कहां होता है? यूटीज में तो होता है। और राज्यपाल कहां होता है? स्टेट्स में होता है। स्टेट में तो, राज्य में तो होता है, उपराज्यपाल यूटीज में तो होता है। जैसे हम देखें दिल्ली में कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर में कौन है? उपराज्यपाल है। राज्यपाल की नियुक्ति देखें तो अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग होती है। कहां होती है? अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और उपराज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 239 के अनुसार होती है, ठीक है। चलिए देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहां पर ड्यूटीज जो भी है ना वहां पर ये किए जाते हैं, उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। अगला, राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है वो किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उपराज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख नहीं होता, बल्कि उपराज्यपाल सिर्फ एक प्रशासक होता है, वहां का प्रशासक ही होता है, वो कोई वहां का संवैधानिक प्रमुख जो है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया राज्यों की तो अपनी खुद की सरकारें होती है ना, राज्यों की अपनी खुद की सरकारें होते हैं, बट यूटीज जो है उनकी खुद की सरकारें नहीं होती है। पर देखना, कुछ सरकारें ऐसी हैं, कुछ यूटीज ऐसी हैं जिनकी खुद की सरकारें हैं। जैसे JNK यूटीएस की सरकार है, जैसे दिल्ली इसकी सरकार है, जैसे पांडिचेरी इनकी खुद की सरकार है, और वहां पर उपराज्यपाल भी है, ठीक है ना। फिर भी ये यहां पर प्रशासक के तौर पर काम करते हैं, ना कि संवैधानिक प्रमुख के तौर पर काम करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक देखें तो ये राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। और अगर यहां पर हम देखें अनुच्छेद 239 से लेकर 241 जो है ये किसी संघ शासित प्रदेश की सरकार से संबंधित होता है, वहां की कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है ना। राज्यपाल जो है वो एक समिति की सलाह पर काम करते हैं। समिति कौन होती है भाई? मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। बट यहां पर उपराज्यपाल जो है इसके पास ज्यादा अधिकार है, इनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद के जैसा कोई बाध्यता इनमें नहीं है, यानी मंत्री परिषद की बात माने ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये तीन केसेस जो है JNK, दिल्ली और पांडिचेरी, इनका केस थोड़ा अलग है। बाकी में यूटीज में राज्यपाल को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो उसमें होती ही नहीं है ना। अब देखो, अगर मेंस में यहां से कोई क्वेश्चन बन जाए, अगर मेंस में यहां से कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसको कैसे टैकल करेंगे। जैसे मान लीजिए मेंस में यहां से क्वेश्चन कोई ऐसा बन जाए कि राज्यपाल की भूमिका से जुड़ी चुनौतियां क्या है।
राज्यपाल से जो भूमिका है उससे जुड़ी चुनौती क्या है? तो एक चुनौती तो यही आ जाती है कि भैया ये केंद्र के द्वारा नियुक्ति होती है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? केंद्र के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। अब केंद्र के द्वारा नियुक्ति होगी तो क्या होता है, जैसे कोई ऐसे राजनेता हैं जो अब राजनीति से रिटायर हो गए है ना, राजनीति से वो रिटायर हो गए, या कोई ऐसे नौकरशाह हैं जो अब जो ब्यूरोक्रेट्स है वो अपनी जॉब से रिटायर हो गए, इन लोगों को क्या करते हैं, ये एक सेवानिवृत्ति पैकेज के तौर पर उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है, क्योंकि वो जब तक सरकार में थे तब तक उन्होंने सरकार के प्रति वफादारी दिखाई थी, ऐसा वो कर सकते हैं। तो फिर ये सारा का सारा काम क्या करेंगे, जो केंद्र सरकार है उससे रिलेटेड ही सारा का सारा काम करेंगे, उसका ही हितों का ध्यान ये रखेंगे। यानी राज्यों में भी केंद्र के हितों का ध्यान ये ज्यादा रखेंगे और राज्य के हितों का ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। तो ऐसे मामलों में जो तटस्थता थी, वो तटस्थता तो फिर कहां चली जाएगी, वो तो गायब हो जाएगी, तटस्थता तो रहेगी नहीं। तो ये एक यहां पर है। अगला है, जैसे इनका कार्यकाल पूरा ही नहीं होता, कार्यकाल से पहले ही इनको हटा दिया जाता है। कार्यकाल पूरा हुआ ही नहीं, उससे पहले ही इनको हटा दिया जाता है। ये भी है भाई, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है। संविधान में क्या कहा गया है कि कार्यकाल इनका कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। पर होता क्या है, अगर सरकार चेंज हो गई, मान लीजिए अभी स्टेट जो है वहां पर अलग सरकार है और केंद्र जो है, केंद्र में मान लीजिए अभी बीजेपी तो नहीं कह सकते, एनडीए की सरकार है, तो एनडीए ने स्टेट्स जो है उनमें कुछ राज्यपाल नियुक्त करे होंगे। अब मान लीजिए केंद्र में एनडीए की जगह पर इंडिया अलायंस आ जाए, तो क्या होगा, अब स्टेट में जो इन्होंने राज्यपाल नियुक्त किए थे इन सबको हटा देंगे, अब ये अपने वाले फेवरेट को वहां पर राज्यपाल नियुक्त करेंगे। तो एक ये इससे जुड़ी चुनौती हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उन शक्तियों का दुरुपयोग, उनका दुरुपयोग ये खूब करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री को चूज करना, मुख्यमंत्री को चुनना हो जब त्रिशंकु विधानसभा आ जाती है। त्रिशंकु विधानसभा क्या होगी, किसी भी दल या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो त्रिशंकु विधानसभा होगी। ऐसे मामलों में ये देखा गया, जैसे कि कर्नाटका के मामले में देखा गया, जैसे कि गोवा के मामले में देखा गया, जैसे कि महाराष्ट्र में देखा गया कि रातों रात जो है किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती है। तो ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है ना, इन विवेकाधीन शक्तियों का ये दुरुपयोग करते हैं। एक है पॉकेट वीटो। इस पॉकेट वीटो के मामले में भी ये क्या करते हैं, अगर ऑपोजिशन लेड कोई गवर्नमेंट है ना, जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी के नियुक्त करे हुए हैं, जैसे कि तमिलनाडु का मामला अभी आया, तमिलनाडु में जो है वो गवर्नर है और तमिलनाडु में सरकार जो है वो अलग है, स्टालिन जो है उनकी सरकार है, वो विपक्षी पार्टी की सरकार है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो विपक्षी सरकार जो भी बिल पास करेगी और वो बिल पास करके जाएगा अंतिम सहमति के लिए गवर्नर के पास, अब इसे राज्यपाल जो है वो सहमति ही नहीं देते हैं। समझ रहे हैं बात? तो यहां पर भी ये दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, अगला, ये जो 201 और अनुच्छेद 200 और 201 है, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 200 और 201, इसके तहत 201 के तहत वो आरक्षित रखते हैं और ये यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं, और 200 में जो है वो गवर्नर की शक्ति है कि वो क्या कर सकते हैं, वीटो की शक्ति इसके पास है। यहां पर देखो ये सहमति रोक लेते हैं, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सहमति जो है तो सहमति को रोक के ही रख लेते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय आया है कि राज्यपालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो संविधान के विरुद्ध जाकर ऐसा कार्य करते हैं। एक है पुनर्वासात्मक नियुक्ति। ये क्या हुआ, ऐसा कोई बड़ा राजनेता है या ऐसा कोई नौकरशाह है, उन जिन लोगों ने सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जो है अच्छे से वफादारी निभाई है, उन लोगों को ये लोग क्या करते हैं, उनको राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। तो एक पुनर्वास के टाइम जैसा एक हो जाता है ना, तो ये तटस्थता के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये नौकरशाह और ये लोग जो राजनीति से जुड़े हैं वो एक किसी पार्टी का साथ देंगे, और राज्य में जो है अगर विपक्षी पार्टी की सरकार हुई तो फिर ये उस सरकार को अस्थिर करने का कार्य भी करने लग जाते हैं। ठीक है, पद का ये दुरुपयोग करते ही है ना,
और दुरुपयोग क्या हो गया, पद का ये दुरुपयोग करने लग जाते हैं, ठीक है। केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पक्ष में सारे के सारे काम करने लग जाते हैं। और क्या हो गया, इनकी पक्षपातपूर्ण भूमिका भी देखी गई है। पक्षपातपूर्ण भूमिका हो गया, राज्यों में जो है ओपोजिशन लेड गवर्नमेंट है उनको ही ये अस्थिर करने का काम यहां पर करने लग जाते हैं। अगला क्या है, राष्ट्रपति शासन की झूठी सिफारिश करने लग जाते हैं कि जी यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। जैसे कि ऐसा देखा गया वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सरकार किसकी है, ममता दीदी की। ममता दीदी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की। वहां पर जो राज्यपाल है वो किसके द्वारा नियुक्त है, बीजेपी सरकार के द्वारा नियुक्त है। तो वहां पर ऐसा कुछ थोड़ा सा मामला देखा गया था कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर जो था उसकी कुछ सिचुएशन थी, तो वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को कह दिया कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बल्कि ऐसा कोई छोटा मोटा कोई मामला हो लॉ एंड ऑर्डर का, तो इस मामले में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है ना। कंप्लीट लॉ एंड लॉलेसनेस हो जाए तब लगाया जा सकता है। तो ऐसे मामले में उन्होंने सिफारिश कर दी, हालांकि बाद में वो राष्ट्रपति शासन तो वहां पर नहीं लगाया गया था, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर किया जाता है, तो ये भी एक गलत बात है, या इनके हम ये कह सकते हैं कि इनसे संबंध में एक चिंता की बात है। अगला, ये एक रबड़ स्टाम्प के जैसे काम करने लग जाते हैं। कैसे काम करने लग जाते हैं, रबड़ स्टाम्प यानी कठपुतली के जैसे, यानी जो केंद्र सरकार कहेगी ना वही बातें ये मानने लग जाते हैं। क्या वास्तविकता में इनको ऐसा करना था, नहीं। ये तो एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी तो हैं। अगर किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख है तो फिर उसको तो राज्य की बात भी तो माननी चाहिए। ये क्या सिर्फ केंद्र के एजेंट होते हैं, ये संवैधानिक प्रमुख भी तो होते हैं राज्य के। तो राज्य में संवैधानिक रूप से सरकार चले, ये भी तो उनकी जिम्मेदारी है। वहां राज्य के जो लोग हैं उनके लिए अच्छे से कानून बन पाए, टाइम पर कानून पास हो पाए, ये भी तो उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी की सारी इनसे जुड़ी हुई चिंताएं यहाँ पर हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हमने देख लिया, और कुछ मामले इनसे रिलेटेड जो आप जो है वो आराम से देख लीजिएगा, है ना। जैसे कुछ आयोगों की सिफारिश है, जैसे कि सरकारी आयोग है, ये है। सेकेंड एआरसी की सिफारिश है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, है ना, है ना, प्रशासनिक सुधार आयोग। ये डीप में जाके है, तो आप क्या करिएगा कि एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो आप पढ़ लीजिएगा। इनमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं, तो इनके ऊपर मैं आपको यहाँ पर जिन पर 10 मिनट में आप समझ सकते हैं उनके ऊपर 20 मिनट का वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। जो पुंछ आयोग की सिफारिशें क्या है, इनके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा आराम से। तो हमने देखे गवर्नर से रिलेटेड, यानी हम देखिए राज्यपाल, राज्यपाल से किससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ जो प्रावधान हो सकते थे जिनमें समझाने की कोई ज़रूरत थी, है ना, वो मैंने आपको समझा दिए सारे के सारे। अब रहेगी आपके पास खुद की रीडिंग की बात। तो देखो, खुद की रीडिंग तो आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी सर, वोकेबलरी जो है आपको वहीं से मिलने वाली है। अगर वो आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपको वोकेबलरी नहीं लिखेगी, मेंस में लिखोगे कैसे, है ना। और अगर आप आईएएस में आए तो हर चीज़ स्पून फीडिंग जो है नहीं की जा सकती। कुछ कंट्रोवर्शियल प्रावधान वगैरह जो होते हैं वो समझाने की चीज़ें होती है, जो मैंने आपको समझा दिया। तो आप तो ये बताना कि ये जो मैंने तरीका अपनाया है ऐसे लिख लिख के समझाने वाला, पढ़ाने वाला, क्या ये तरीका सही है, क्या ऐसे हम कंटिन्यू रखें। ये बैकग्राउंड जो है पीछे ग्रीन वाला, ये क्या ये ठीक है, ऐसा अच्छा लग रहा है ना। बाकी हम जो है आपको कोई ऐसा टॉपिक लगे कि सर ये थोड़ा सा टफ है, ये आप समझा दीजिए, या ये वाला जो किसी का भी हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, ये मैं आपको समझा दूंगा। मैं प्री जो है वो देखिए नज़दीक आने वाला है, तो मैं आपके लिए भी समझाने का काम कर सकता हूँ कि सर एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित ये कोई बता दीजिए, ये ट्रेड वाले ये रूट्स क्या थे, या हम देख सकते हैं कि जो एंशियंट सिटीज़ जो थी वो कौन सी थी, बंदरगाह वगैरह जो थे वो कौन से थे, ऐसा कुछ समझाना हो। या ज्योग्राफी का कोई ऐसा सब टॉपिक जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे कोपेन का क्लाइमेट वाला वर्गीकरण है वो टफ है, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर ये समझा दो, तो मैं वो समझा दूंगा। बाकी मैं अब एक काम करने वाला हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड, मेनली किससे रिलेटेड होने वाला है, ज्योग्राफी से। पीवाईक्यूज के थ्रू मैं आपको ज्योग्राफी रिवाइज करवाने वाला हूँ, है ना। स्टार्टिंग से करूँगा यूनिवर्स का क्रिएशन से रिलेटेड। अब मैं सिर्फ पीवाईक्यू लाऊंगा, उससे रिलेटेड फिर आपको पढ़ाते चलूंगा कि देखो यहाँ से पीवाईक्यू आते हैं और ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती है ना। बस आज का लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त कर लेते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जाएंगे लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।